अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। फेडरेफ प्लेनरी पिछले 4 दिन से बर्लिन में जारी थी और आज आखिरी दिन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसका टाइम पहले 7:30 बजे बताया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी, खुशी की खबर आएगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। यानी कि जो इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में पाकिस्तान को 2018 में डाला गया था, उससे पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। कुछ ताखीर हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए अब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जो रूमर्स सुबह से गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, इसका हतमी ऐलान अब तक नहीं हुआ है। और अब हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का जो रजामंदी है वो फैटेफ ने जाहिर कर दी है। और लेकिन फैटेफ की जो टीम है, उनका जो वफ्द है, वो पाकिस्तान विजिट करेगा और जो इक़दामात पाकिस्तान ने लिए गए हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्शन प्लान था उस हवाले से, उन इक़दामात का पहले फैटेफ की टीम जायज़ा लेगी। और इसके बाद अक्टूबर में जो अगला इजलास होगा, वो इजलास होगा पेरिस में, उसमें बाकायदा बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि खबर आज एक्सपेक्ट की जा रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से गुड न्यूज़ होगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट यानी कि इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट से निकाल दिया गया है। उस हवाले से अब खबर ये आ रही है कि वैसे तो फैटेफ ने रजामंदी जाहिर कर दी है कि पाकिस्तान ने जो 27 नुकात थे उनमें से 27 पर काम किया है, जो टेरर फाइनेंसिंग का एक्शन प्लान था। इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के 7 नुकात थे, उनमें भी साथ में पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि बाज़ाब्ता ऐलान इसका पेरिस में हो सकता है, जो अगला इजलास होगा अक्टूबर में। और फिलहाल ये मुमकिन है कि आज के फैसले के बाद फैटेफ अपनी टीम पाकिस्तान भेजे और इस टीम विजिट में जो पाकिस्तान ने इक़दामात लिए हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। अहम बात यह है कि जो 4 मार्च 2022 को आखिरी फैटेफ का जायज़ा इजलास था, उसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के जो एक्शन प्लान के 27 नुकात थे, उनमें से 26 पर अमल दरामद कर लिया है। और इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के 7 नुकात थे, उसमें से भी पाकिस्तान ने 6 पर अमल दरामद कर लिया है। और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है रियासत पाकिस्तान के काफ़ी सारे इदारों को, स्टेट बैंक को, हुकूमती इदारों को, फैटेफ कोऑर्डिनेशन कमेटी को, जिसको हमाद अज़हर साहब हेड कर रहे थे, और पाक फौज को, क्योंकि सब ने मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट थी। एक बड़ा टास्क था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है। अब लगता है पाकिस्तान उसके करीब आता जा रहा है। अहम बात यह है कि पेशरफ्त सिर्फ 2 नुकात पर रह गई थी, 34 में से 2 नुकात पर रह गई थी, और खबर अब ये आ रही है कि वो 2 नुकात पर भी हमने अमल दरामद किया है। लेकिन अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो उनके रहनुमा और ख़ासतौर पर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा था कि टेक्निकल बुनियाद पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या फैटेफ सिर्फ एक टेक्निकल फोरम है या सियासी फोरम भी है। और ये भी उन्होंने कहा था कि इंडिया का भी दबाव होता है फैटेफ पे। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। जरूर होंगी स्ट्रेटेजिक गलतियां होंगी, टेक्निकल एरर्स होंगे, लेकिन इस बारी में मेरे ख्याल से सर, जो हमने काम करके दिया था, टेक्निकली हमारी कोई गलती नहीं थी, ये सियासी फैसला था। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे और स्ट्रेटेजिकली सोच सकती है कि उनको दुनिया को फैसला करना होगा और फैटेफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, फिर पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं, कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए, हमें व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए था। भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। कुछ कुव्वतें समझती हैं उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब जब वजीर खजाना थे उस वक्त ये बात कर रहे थे कि इंडिया का भी दबाव है और फैटेफ को ये फैसला करना है कि क्या वो एक टेक्निकल फोरम है या वो एक सियासी फोरम है। और आज वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि फैटेफ में पाकिस्तान की मुमकिन जो कामयाबी है उसकी एक बड़ी वजह सिफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त है। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, सुनिए। हम देखिए, हमने मेहनत की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमने पेशरफ्त दिखाई है तकरीबन सारे। उस पर टेक्निकल चीज़ों का सवाल नहीं है, इसमें कुछ डिप्लोमेसी और कुछ बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो रही है। अब वो आएंगे पाकिस्तान को विजिट करेंगे, उसके बाद हम होप ये कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे।
आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी आज ये कहा कि सिर्फ टेक्निकल बातों की बात नहीं है, बात ये भी है कि जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं वो भी मैटर करते हैं। इसके अलावा आज हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी बात की है और उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारा काम था, हमने अपना केस प्रेजेंट किया, हमारा काम था इसके पीछे काम करना, जो टेक्निकल इवैल्यूएशंस करवाना, डिप्लोमेटिकली इंगेज करना और फिर अपना केस प्लेनरी के अंदर प्रेजेंट करना, जो कि हमने किया। पाकिस्तान ने बहुत लंबी एक जर्नी की है इस सिलसिले में, और पाकिस्तान के जो गेंस हैं उनको हम इंश्योर करना चाहेंगे कि वो हम लूज़ ना करें। मैं इस चीज़ पे देखें, पाकिस्तान की स्टेट मुश्किल में आती है और पाकिस्तान की स्टेट को मुश्किल में निकाला जाता है। जिसने जितना क्रेडिट लेना है वो ले लें, हमारा काम है पाकिस्तान के लिए काम करना। स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि हमने बड़ी मेहनत की है और स्टेट ने इस पर काम किया है। क्रेडिट के हवाले से भी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जंग जारी है, जहां तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हम ने जो है मेहनत की है और 34 में से 32 नुकात पर हमने काम करके दिया, जबकि 2018 में नून लीग का वो दौर था जिसमें पैटेफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। अब नून लीग कह रही है कि हमारे सिफारती ताल्लुकात जो है उस वजह से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ी एक मुनासिब सी बात उन्होंने की है, जिसमें क्रेडिट लेना है ले लें। जो रियासती इदारे हैं, तमाम इदारे जिसमें हमने कहा स्टेट बैंक भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, FBR भी है, उन्होंने सब मिल के काम किया है, तब पाकिस्तान आज उस जगह पहुंचा है जहाँ पे हम फैटेफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। और अब जब एलामिया के नुकात हमारे सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो तमाम शराइत थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, वो पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली है। इसकी मजीद इत्तलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बताएं कि 2015 में 2012 से 2015 में भी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था, 2015 में ग्रे लिस्ट से निकल गया, फिर जून 2018 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। और उस वक्त भी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब थे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की एक वजह सियासी है, लेकिन ये मैं आपको सुनवाऊंगा उन्होंने क्या कहा था। इससे पहले बर्लिन में हमारे जो रिपोर्टर हैं इरफान आफ्ताब साहब, उनकी तरफ जाएंगे और उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। इरफान आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताएंगे कि क्या तफसीलात है। मीटिंग के बाद आज एलामिया भी जारी होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। जी बिल्कुल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और अभी ही बिल्कुल बताया गया है कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। इसकी बजाय पाकिस्तान के लिए एक ऑन साइट विजिट का इंतजाम किया जाएगा। FATF का वर्क पाकिस्तान का दौरा करेगा और उन तमाम जो इक़दाम हैं जिन पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है उसका एक मरतबा फिर जायज़ा लेगा और उसके बाद अक्टूबर में होने वाले इजलास में इसका हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से जो एक्शन प्लान में जो 34 नुकात थे उस पर अमल दरामद किया था, उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है। ख़ास तौर पर जो सज़ा देने के अमल है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, उसको भी सराहा गया है। कहा गया है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सदर हैं FATF के, उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान के मुल्क के लिए अच्छा है और ये तमाम इक़दाम आगे जाके पाकिस्तान को ही फ़ायदा देंगे और यकीनी तौर पर ये एक मुस्बत एक पेशरफ्त है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए रजामंदी का इजहार किया है और एक एक कदम पाकिस्तान आगे बढ़ा है। और यकीनी तौर पर ये जब वापस पाकिस्तान आएगा बहुत शुक्रिया इरफान आफ्ताब हमें बर्लिन से अपडेट कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान करीब आता जा रहा है अच्छी खबर के। अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस बात पे रजामंदी जाहिर कर दी है फैटेफ ने कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 34 में से 34 नुकात पर अमल दरामद हो चुका है। लेकिन एक ऑन साइट विजिट होगा और इसके बाद अक्टूबर में इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। कैसे देखते हैं इस खबर को, और जो इसमें मेहनत गुजरी सारी, उसमें ऑब्वियसली आप लोग हुकूमत में थे। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि हमारी मेहनत रंग ले आई और आज पाकिस्तान जो है कि जो नाक़दीन थे और हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिल गए, जो पाकिस्तान को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता था, उन्होंने बेपनाह लॉबी की। हमने उस लॉबी का सफारती सतह पर मुकाबला किया। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया। दफ्तर खारजा ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर जो हमारा यूनिट बना था, हमने इस्लाहात की, हमने नेशनल असेंबली में इस किस्म की इस्लाहात की, कानून साजी की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए और जितने बेंचमार्क्स रखे गए थे, एक्शन प्लान दिया गया था 2018 का, 2021 का, उसको मुकम्मल किया। और आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि हमने फुली कंप्लायंट हो गए हैं। और अब फॉर्मेलिटी है, ये जो ऑन साइट विजिट है ये एक फॉर्मेलिटी है।
पाकिस्तान को मुबारक हो, पाकिस्तान को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की है, मुझे फॉरेन ऑफिस को गाइड किया और हमारी मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई और इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर अब आ गया है। अक्टूबर में वो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली ये फैसला हो गया है कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे नहीं होगा और हिंदुस्तान को एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, और शाह साहब आप ये कह रहे हैं कि जो ऑन साइट विजिट होगा ये देखने के लिए कि पाकिस्तान जिन अमल जो दावा कर रहा है कि हमने एक्शन प्लान पे अमल दरामद कर लिया, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उससे कोई फैसले में तब्दीली नहीं आएगी? देखिए, फैसला पैस कर चुका हूं ना। जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, जो रिपोर्ट मार्च में मुरतब हुई और उनके सामने आई, उस पर फैसला हो चुका है। जो बेंचमार्क्स रखे गए थे, जो एक्शन प्लान दिया गया था, उस पर हम फुली आज कंप्लायंट हैं। आप देखें ना, हमने 3 सालों में बतदरीज आगे बढ़ते चले गए। पिछली मीटिंग हुई, उन्होंने कहा इतनी कंप्लायंस हुई, अब इतने एक्शन रह गए, इतनी कंप्लायंस हुई, इतने एक्शन रह गए। आज वो कह चुके हैं कि मुकम्मल कंप्लायंस हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ था और तहरीक इंसाफ की कोशिशों से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का उनका असूली फैसला हो गया है। और शाह साहब ये भी बताइएगा कि जो आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, फैटफ किस हद तक रिलाय करता है कि जो टेक्निकल प्लान्स दिए थे, जो एक्शन प्लान दिया था, वो किस हद तक मुकम्मल करता है पाकिस्तान, और जो इसके अलावा सिफारती और जो सियासी मामला थे, क्योंकि हमने आपका एक पुराना क्लिप सुनाया जिसमें आप कह रहे थे कि फैटफ को फैसला करना होगा कि वो एक टेक्निकल फोरम है एक सियासी फोरम है। आपने इंडिया के हवाले से भी पहले भी कहा था कि इंडिया का भी दबाव रहता है। हिंदुस्तान ने इस फोरम को, जो एक टेक्निकल फोरम था, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर न निकले। लेकिन हमने सियासी मैदान में भी, सफारती मैदान में भी और टेक्निकली जो हमने इकदाम लेने थे वो लिए और हमें कामयाबी हुई। जैसा आपने कहा, दुरुस्त था, 2018 में जब हम ग्रे लिस्ट में गए थे उस वक्त नून लीग की हुकूमत, लेकिन अब जब निकले तब भी नून लीग की हुकूमत है। तो वैसे जो एक्शन प्लान है उसमें तो भाईजान हाक किया नून लीग ने, कौन नहीं जानता कि एक तिनका भी नहीं इन्होंने जोड़ा नून लीग ने, या अब हमारे जो वजीर मुमलिकत वहां नहीं है, ये तो सिर्फ एक अश्क शोई के लिए गए हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी और दुरुस्त की उन्हें। लेकिन जो बेसिक काम था, जिसकी बुनियाद पर आज उन्हें फैसला करना है, वो तो मार्च की रिपोर्ट है। वो कंप्लायंस तो सारी तहरीक इंसाफ के दौर में हो चुकी थी। जी, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि आज जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं आयशा गौस पाशा, उन्होंने ये कहा है कि सिफारती ताल्लुकात भी बड़े मैटर करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सारा एक्शन प्लान आप कंप्लायंस उस पर कर चुके थे, लेकिन सिफारती सतह पर पाकिस्तान के वो ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, आप लोगों की हुकूमत में आप बेहतर हो गए, तो शायद इस वजह से? बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। आयशा गौस साहिबा जानती हैं कि हिंदुस्तान ने पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पास जवाब ही नहीं रहा था ना। आपने देखा, हमारे ख्याल में तो पाकिस्तान को इससे पहले निकल जाना चाहिए था। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट पे रखते। जितनी शराइत उन्हें लगाई थी, जितने एक्शन प्लान के उन्होंने बेंचमार्क्स रखे थे, हम फुली कंप्लायंट हो गए, तो अब कोई जवाब ही नहीं था। सही। और इसमें आपने कहा कि पाकिस्तान के रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, स्टेट बैंक है, FPR, आपने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी हेल्प की, फॉरेन ऑफिस का बड़ा रोल था, DG ISPR ने भी अभी 2 रोज़ पहले बताया था कि पाक अफवाज ने भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया था पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना रोकने से, कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान ना जाए, और अब जब पाकिस्तान वाइट लिस्ट के करीब आ गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें स्टेट बैंक का रोल था, इसमें मिनिस्ट्री फाइनेंस का रोल था और इसमें अफवाज पाकिस्तान का इनपुट भी था। और मैं एज द एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन तमाम साहिबान का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया, मैं उन सब का उसको एक्नॉलेज भी करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। सही। एक और शाह साहब, इस वक्त जो सियासी मामला है वो तो चल ही रहे हैं,
तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? अभी कुछ रोज पहले हमारी भी जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी भी सामने आएगी, क्योंकि जो इलेक्शंस की आप बार बार बात कर रहे थे, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, वो तो अब होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो क्या सियासी हिकमत अमली है? देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ ने लोगों के हालात को देखकर, जो इस वक्त लोगों में मायूसी है, बेचैनी है, मैं देख रहा हूं, मैं इस वक्त भी हल्के में हूं, अवाम में हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत परेशान हैं। लोग गम और गुस्से की कैफियत में हैं। वो समझते हैं कि ये तजर्बाकार लोग जितने इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले हम महंगाई को रो रहे थे, अब हम तबाही का जिक्र कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 2 माह में जो इनने इकदाम उठाए हैं, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, घी की कीमत, आटे की महंगाई, इन सब को सामने रखते हुए लोग बहुत परेशान है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि बरोज इतवार शाम रात को 9 बजे पाकिस्तान का हर शहरी, जो ताजिर, सनतकार, मजदूर, किसान, सब निकलें और अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और अगर उन्होंने ऐसा न किया तो मुल्क को मजीद ये अंधेरे में धकेल देंगे। शाह साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत फैसले कर रही है जिससे महंगाई हो रही है, जो मुश्किल फैसले, वो तो इसका मलबा आप पे डाल रहे हैं। कह रहे हैं 3.5 साल की आपकी कारकर्दगी थी जिसका बोझ अब उनको उठाना पड़ा। ये इनकी नादानी है। जितने जो आप देख रहे हैं, इकोनॉमी की ट्रेंड क्या था, 6% ग्रोथ थी, 28% एक्सपोर्ट में इजाफा था, रिमिटेंसेस हाईएस्ट थी। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट हो रही थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर जो स्टैग्नेट कर रहा था उसकी 4.4% ग्रोथ हो रही थी। हर शोबे में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डबल डिजिट ग्रोथ हुई। ये सब चीजें जो इंडिकेट कर रही हैं कि इकोनॉमी न सिर्फ स्टेबलाइज कर रही थी बल्कि सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रही थी। ये क्या बात करते हैं? अच्छा शाह साहब, अभी मैंने लॉन्ग मार्च के हवाले से पूछा और आप लोग उसको मशरूत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अब सुप्रीम कोर्ट अपना पिछले जो आपका लॉन्ग मार्च था उस हवाले से तो फैसला दे चुकी है। इदारों से उन्होंने राय भी मांगी, उनसे इनपुट मांगा कि बताएं कि कहां पे किसकी गलती थी। तो क्या अब लॉन्ग मार्च का प्लान खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें वजाहत करें कि क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है पुरअमन प्रोटेस्ट के नहीं है। क्या हुकूमत को ये अख्तियार है कि निहत्ते लोगों पर टेयर गैसिंग करें? क्या उनके पास ये जवाब है कि बेजा लोगों के घरों में दाखिल होकर लोगों को कैद करें, टेयर गैसिंग करें, औरतों पे तशद्दुद करें? ये वजाहत आ जाए, हम अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सही है शाह साहब, 3.5 साल जो आप लोगों ने हुकूमत की, आप लोग जो सबसे बड़ी अपनी अचीवमेंट बताते थे और आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान के लिए सबसे मुस्बत बात यह है कि हम और न्यूट्रल्स यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है। अब ऐसा लगता है कि वो पेज तो एक नहीं रहा बल्कि वो किताब भी शायद मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि इससे ही रवा हफ्ते जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आपकी क़यादत की तरफ से आए हैं, फिर ISPI की तरफ से आए हैं, ऐसा लगता है आप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। क्या ये आपकी पार्टी के लिए सियासी तौर पर ठीक है? क्या ये मुल्क के लिए ठीक है? हम किसी के सामने नहीं खड़े, हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम बैरूनी मदाखलत के खिलाफ कौम को आगाह कर रहे हैं और हम एक खुददार और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के ख्वाहिशमंद हैं। उसमें कई नुक्तों पर हमारा इत्तफाक है और कई नुक्तों पर हमारा इख्तलाफ है और ये हमारा सियासी हक है। जब उस दिन असद उमर साहब ने भी कहा कि ये सियासी मामलात हैं, इस पे DG ISPR क्यों बार बार बयान दे रहे हैं, तो DG ISPR ने कहा कि ये सियासी मामलात में मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बात हुई थी शेख रशीद साहब की तरफ से, उन्होंने आर्मी चीफ और जो दूसरे चीफ्स हैं उनके हवाले से एक बयान दिया था। वो कह रहे हैं क्योंकि मैं उनका तर्जुमान हूं तो मैं आके बात कर रहा हूं। असद उमर ने कहा जी, वो आपने सुन लिया, जो DG ISPR ने कहा वो भी आपने सुन लिया। जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, ये सियासी मामला था या सिक्योरिटी का मामला था? अगर सिक्योरिटी के मामला थे तो फिर तो जाहिर सी बात है पाक फौज भी बात करेगी इस पर। आप लोग खुद लेके गए थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी को आप अंडरस्टैंड करें। नेशनल सिक्योरिटी एक ब्रॉड टर्म है, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसमें फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसमें वाटर सिक्योरिटी भी आ जाती है और उसमें हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसमें बैरूनी मदाखलत भी आ जाती है और उसमें अंदरूनी इंतशार भी आ जाता है। तो
बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी से ना वो गाफिल है और ना हम बेखबर है। सही, तो ये वन पेज दोबारा तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ सकता है या मुमकिन नहीं है इन द नियर फ्यूचर? देखिए, हम हर इदारे का एहतराम करते हैं और हर इदारे का आईन में एक रोल है, एक जिम्मेदारी है, और हम समझते हैं कि हर इदारा अपने उस आईनी रोल में अगर काम करेगा तो इंशाल्लाह उससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। FATF के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। After a lot of work by the Pakistani authorities, I am glad to say that they have now largely addressed all 34 action items from their combined 2 action plans. The FATF agreed that Pakistan has substantially completed its action plans at a technical level. In the past few months, Pakistan has demonstrated that it is now pursuing terrorist financing investigations and prosecutions against senior leaders of UN-designated terrorist groups, and pursuing money laundering investigations and prosecutions in line with its risk profile. The reforms implemented by Pakistan are good for the stability and security of the country and the region. They will ensure that Pakistan's authorities can more effectively tackle money laundering and funding of terrorist groups. The FATF has now recommended an on-site visit to check that Pakistan's reforms are in place and can be sustained into the future. Pakistan is not being removed from the grey list today. The country will be removed from the list if it successfully passes the on-site visit. FATF के प्रेसिडेंट ये बता रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, जो एक्शन प्लान था 34 नुकात पर मबनी, उस पर लार्जली एड्रेस कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान को आज FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा है। और जैसे हमने आपको प्रोग्राम में बताया था, प्रोग्राम के आगाज़ में, कि एक ऑन साइट विजिट होगा, देखा जाएगा कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है उन एक्शन प्लान पर कितना अमल दरामद हुआ है, और इसके बाद अक्टूबर में जब पेरिस में अगला इजलास होगा तो उसमें पाकिस्तान को बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि ऑन साइट जो विजिट है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद माशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। IMF प्रोग्राम की बहाली में मुसलसल ताखीर की वजह से पाकिस्तान पर मुआशी बहरान और डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं। वफाकी हुकूमत IMF के दबाव पर एक माह के अंदर पेट्रोल पर 84 रुपए और डीजल पर 119 रुपए इजाफा कर चुकी है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला भी कर लिया गया है, जिसके असरात अफराते ज़र पर दिखना शुरू हो गए हैं और महंगाई की शरह 28% को छू रही है। मिफ्ता इस्माइल कीमतों में इजाफे के बाद मुतअद्दिद बार ये गारंटी भी दे चुके हैं कि IMF का प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाएगा और चीन से $2.3 अरब भी जल्द मिल जाएंगे। मगर इन सारे इकदाम और दावों के बावजूद ना अब तक IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है, ना ही चीन से कर्ज की रकम मिल सकी है। और इसी माशी बेयकीनी की वजह से रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 209 रुपए से ऊपर चला गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 212 रुपए तक आ पहुंची है। डॉलर की कदर में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये ट्रेंड उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो जाता। और इस प्रोग्राम में ताखीर की बुनियादी वजह IMF की सख्त शराइत और बजट में हुकूमत की गलतियां और गैर हकीकत पसंदाना अहदाफ है। हुकूमत ने बजट में इन गलतियों को दूर करने का काम तो शुरू कर दिया है और अब देखना होगा कि IMF बजट से कब मुतमईन होगा और कब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। बजट में मौजूद गलतियों को दुरुस्त करने के अलावा वफाकी हुकूमत ने प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब कर ली है। रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत की इक्तसादी टीम ने पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की और इनसे प्रोग्राम की बहाली में मदद की दरख्वास्त की। खबर के मुताबिक अमरीकी सफीर से मुलाकात करने वाली पाकिस्तान टीम में वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा शामिल थी। खबर के मुताबिक मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से वाकिफ कम अज कम 2 अफराद ने बताया है कि माशी टीम ने अमरीकी सफीर को IMF प्रोग्राम की बहाली और माशी इस्तेकाम के लिए उठाए जाने वाले इकदामात से आगाह किया है। अहम बात यह है कि अमरीका
आईएमएफ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जिसकी वजह से इसका आईएमएफ पे बड़ा असर व रसूख है। और हमारे प्रोग्राम में माजी में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ये कह चुके हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात और जियोपॉलिटिकल हालात में तब्दीली की वजह से आईएमएफ का पाकिस्तान से रवैया सख्त हो गया है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका प्रोग्राम की बहाली में पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद करता है या नहीं। आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की वजह से पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सख्तों की वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो रहा है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 3.38% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में एसपीआई में 27.8% तक का इजाफा हुआ है। और खदशा है कि अगले माली साल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई 20% तक जा पहुंचेगा। तशवीश की बात यह है कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर अब 9 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं, जबकि अगले साल पाकिस्तान को 41 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। जी हाँ, 9 बिलियन डॉलर से कम के इस वक्त ज़खायर है और अगले साल 41 बिलियन डॉलर की जरूरत होगी, जिसमें कर्ज की अदायगी के लिए कम से कम 21 अरब डॉलर्स और करंट अकाउंट खसारा पूरा करने के लिए कम से कम 12 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। जबकि 3 माह का इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए 7 से 8 अरब डॉलर्स मजीद पाकिस्तान को दरकार होंगे। और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम जल्द बहाल नहीं होता तो मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा जारी रहेगा। सख्त माशी फैसलों के बायस अवाम पहले ही शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, जबकि आने वाले दिन हुकूमत, अवाम और कारोबारी सरगर्मियों पर मजीद भारी पड़ सकते हैं। बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन और अखराजात कम करने के बाद माशी तरक्की की रफ्तार शदीद कम होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक अगले साल जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 2.5 से 3% रहेगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर होगा, जिसका वाज़ेह अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले माह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की की शरह में 13.3% की कमी देखी गई है और इसमें मजीद कमी का खदशा है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा सकता है, बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है और ये बोझ उठाना इसलिए भी ज्यादा मुश्किल होगा कि आने वाले महीनों में महंगाई भी बेतहाशा ज्यादा होगी। मुल्क में अगले माली साल मुआशी स्लोडाउन का खदशा है, जबकि रूस और यूक्रेन जंग और आलमी सतह पर होने वाली महंगाई ने पाकिस्तान को मजीद इम्तिहान में डाल दिया है। इस वक्त आलमी मार्केट कीमत 120 डॉलर तक जा पहुंची है, जबकि मगरबी हुकाम को खदशा है कि ये कीमतें बहुत जल्द 150 डॉलर तक पहुंच जाएंगी और हो सकता है कि 2022 के आखिर तक तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 180 डॉलर्स पर बैरल तक पहुंच जाए। अब तशवीश की बात यह है कि जैसे जैसे तेल की कीमतों में इजाफा होगा, वैसे वैसे एलएनजी की कीमतों में भी इजाफा होता जाएगा, जबकि एशियाई मार्केट में स्पॉट एलएनजी पहले ही $40 फी MMBTU तक जा पहुंची है। अब अंदाजा लगाएं कि अगर तेल की कीमतें 180 डॉलर तक चली जाती हैं और एलएनजी की कीमत 30 से 40 डॉलर तक रहती है तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए डॉलर्स नहीं है। और अगर आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें मजीद महंगी होती हैं तो पाकिस्तान को तारीखी माशी बहरान का सामना होगा। पाकिस्तान के लिए मजीद मसले की बात यह है कि दुनिया खुद इस वक्त रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई की शरह 8.5% की तारीखी सतह पर है, जिसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 0.75% का इजाफा कर दिया है, जो 28 साल बाद शरह सूद में सबसे ज्यादा इजाफा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि माशी तरक्की की रफ्तार और डिमांड में कमी लाई जा सके। अहम बात यह है कि दुनिया में माशी सूरत हाल स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रही है, जिसका मतलब यह है कि गैर मामूली तौर पर आइंदा कुछ अरसे में माशी तरक्की की रफ्तार में कमी आएगी और जो महंगाई है उसमें इजाफा होता रहेगा। आमतौर पर यह होता है कि जब माशी रफ्तार कम होती है तो महंगाई भी कम होने लगती है, लेकिन ये गैर मामूली हालात हैं जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार कम होगी और महंगाई में इजाफा होगा। पूरी सूरत हाल पाकिस्तान को बराह रास्त मुतासर कर सकती है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, माशी तरक्की की रफ्तार में कमी का खदशा है और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। और हुकूमत की गैर संजीदगी, फैसलों में ताख़ीर और बजट में गैर हकीकी अहदाफ की वजह से IMF प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हो सका है। हमने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को मुसलसल प्रोग्राम में आने की दावत दी है और उनसे ताकि हम उनसे पूछ सकें कि IMF का प्रोग्राम कब बहाल होगा और हुकूमत ने जो गलतियाँ की हैं, जो अनरियलिस्टिक नंबर्स दिए हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम में ताख़ीर हो रही है, उस पर हम उनसे बात करना चाहते थे, मगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कभी प्रोग्राम में आने से माजरत कर ली और कभी हमें जवाब ही नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आके अपनी बात रखेंगे, पाकिस्तान को बताएंगे, पाकिस्तान अवाम को बताएंगे कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम कब बहाल करने जा रहा है।
प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक नाजरीन। कल कांटेदार मुकाबले के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात जीत लिया। 65 वोटों की बतरी से ये इलेक्शन जीता एमक्यूएम पाकिस्तान ने। एमक्यूएम के मोहम्मद अबू बकर के वोट थे 10,683, जबकि TLP के शहजादा शहबाज के वोट थे 10,618, यानी 65 वोट की बढ़तरी हासिल रही एमक्यूएम को, जिसकी वजह से वो ये बाई इलेक्शन जीते हैं। TLP ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, दोबारा गिनती का मुतालबा किया है और TLP के सरबराह साद रिजवी का ये कहना था कि 3 पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स को चोरी किया गया। ये भी उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के जो किरदार है उस पर सवाल उठते हैं और उन्होंने ये कहा कि 299 पोलिंग स्टेशन के नताइज आने तक हम लीड में थे, फिर नताइज आना बंद हो गए। 45 मिनट बाद जब नताइज दोबारा आए तो TLP को हरवाकर एमक्यूएम पाकिस्तान को जितवा दिया गया। अहम बात यह कि 2018 में यही सीट एमक्यूएम पाकिस्तान ने बआसानी 60,000 वोट लेके जीत ली थी, जबकि उस वक्त TLP दूसरे नंबर पे थी 30,000 वोटों के साथ। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन। बहुत ही कांटेदार मुकाबला जीता है आपने सिर्फ 65 वोटों से, और उस पर भी इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने धांधली करके ये इलेक्शन जीता है। TLP ने भी इल्जाम लगाया है कि गिनती रोक दी गई थी, और आज मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा है कि असल में तो हम जीते हैं, आपको तो धांधली करके जिताया गया है। जी बिल्कुल, मैंने भी देखा ये, और ये तो हारने वाली जमातें जाहिर है इस किस्म के बयानात देने पड़ते हैं उनको। अभी मैं जो मेरे साथी हैं वो उस रिकाउंटिंग से वापस आए हैं, और TLP और हकीकी के और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी वहाँ मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार मौजूद थे, और रिकाउंटिंग हुई है। उनकी शिकायत ये थी कि हमारे जो रिजेक्ट वोट हैं उनको सामने लाया जाए। तो रिजेक्ट वोट में से जो सामने आए हैं वो सिर्फ एक ऐसा वोट साबित हुआ है जो कि गलत रिजेक्ट हुआ था, वो TLP को चला गया। बाकी इलेक्शन कमीशन से अगर शिकायत है, बिल्कुल कुछ शिकायत करनी चाहिए। अगर इल्जाम उसी तरह का है वसीम साहब, जैसे 2018 में आप लोगों ने कहा कि रिजल्ट आना बंद हो गए थे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि 299 पोलिंग स्टेशन तक हम लीड कर रहे थे। हाँ, मगर हमने जब शिकायत की थी, इल्जाम लगाया था, तो हम उसमें आगे भी गए थे, कोर्ट्स में भी गए थे। दे शुड कॉन्टैक्ट इलेक्शन कमीशन और गो टू द कोर्ट। सही, तो दोबारा गिनती का भी नतीजा आप कह रहे हैं कि आपके हक में ही आए? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब रिजेक्ट वोट, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि जितने रिजेक्ट वोट हैं उनको चेक किया जाए, तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो जाहिर है हारने वाला, देखें शहजाद भाई, इसमें ये सीट हमेशा एमक्यूएम की रही है, ठीक है ना। अब जो खदशात हमें थे, हमने इलेक्शन कमीशन को ये लिखा था कि वर्किंग डे में ये इलेक्शन ना कराया जाए जी। इस इलेक्शन को संडे के रोज कराया जाए, क्योंकि लांडी कुरंगी के लोग जो हैं वो ज्यादातर डेली वेजेस के छोटे जॉब्स करते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है। लेकिन वसीम साहब आप कह रहे हैं कि हारने वाला हमेशा धांधली के इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जिस सीट को आप कह रहे हैं कि ये रिवायती तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान की सीट है, आपके लिए तो ये एक फिक्र की बात है, परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ 65 वोट से आप जीते हैं, जबकि 2018 में आपकी 30,000 की लीड थी। क्या इसकी वजह यह है कि पहले आप PTI हुकूमत के साथ थे, उसमें आपने कहा महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम को क्या जवाब दें? अब आप नई हुकूमत का हिस्सा बने, वहां महंगाई और ज्यादा हो गई है, तो अवाम शायद आपसे पूछती होगी कि ये क्या कर दिया आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि संडे के रोज हम चाह रहे थे ये इलेक्शन हो, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद ये जो PTI ने डायरेक्ट सपोर्ट की, TLP की, जमात इस्लामी की सपोर्ट उनको मिली, ये सारी चीजें सामने रख के, और फिर बाई इलेक्शन में शहजाद भाई वो कास्ट कम होता है, तो उसी वजह से। लेकिन आपका वोट तो बहुत कम हो गया ना, आपका 60 से 10,000 आ गया, उनका 30 से 10,000 पर आया है। बिल्कुल ऐसा है, ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मगर वजूहात सामने हैं हमारे, और हम उनको देख भी रहे हैं। नहीं, लेकिन वसीम साहब आप 3.5 साल तक ये कहते रहे कि अवाम बड़ी परेशान है जिस किस्म के फैसले तहरीक इंसाफ ने किए, जिससे महंगाई हुई, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि वही अवाम अब मुतमईन हो गई हो जब महंगाई में और ज्यादा इजाफा हो गया है। मगर महंगाई की वजह नहीं है ये। महंगाई की वजह ये होती तो फिर दूसरी जमातों को तो वोट नहीं पड़ते ना।
महंगाई की वजह क्यों नहीं पढ़ते? इस इलेक्शन में तो आप ही एक ऐसी जमात थे जो कि पहले भी हुकूमत का हिस्सा थे, आज भी हुकूमत का हिस्सा है। बाकी जमातें तो नहीं थी हुकूमत का हिस्सा। देखें, हमारा वोट बैंक जितना है वो आपके सामने है। ये जो जमातें थी, टीएलपी ने जो एक बयानिया बनाया था अपना मजहब के हवाले से, उस पे वहाँ के लोग बिल्कुल उन्होंने वोट कास्ट किया है मजहब के हवाले से, ये मैं मानता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वजूहात बता रहे थे कि कल क्यों बड़े कम मार्जिन से एमपीएम पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।